बच्चों ध्यान दीजिए सब लोग प्लीज। क्या हो जाता है तुम्हारे? अरे ये बाद में, क्लास के बाद, क्लास के बाद। बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों किसको पढ़ाऊं मैं? किसको पढ़ाऊं? प्लीज ध्यान दे लो बेटा, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दे लो बेटा। बेटा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट सेल करना जरूरी होता है। क्रेडिट सेल, बेटा ध्यान दे लो यार। बेटा ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट और रिसीवेबल टॉपिक मैंने आपको बताया था। क्रेडिट सेल हम करते हैं बिजनेस में, रिक्वायर होता है, फाइनेंशियल मार्केट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें यह भी पता है कि क्रेडिट सेल करने से एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम क्रेडिट सेल करें उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें समझ लेने चाहिए। क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये समझ लेने चाहिए। फ़ायदे क्या होते हैं? आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल को आप अचीव कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है? बैड डेट्स होने की चांसेस होते हैं, डिस्काउंट देना पड़ता है, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है। तो कैलकुलेशन हम करेंगे नेट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल। तो दो मेथड मैंने आपको बताए थे, टोटल मेथड और इंक्रीमेंटल मेथड। टोटल मेथड में मैंने आपको बताया था दो कॉलम बनेंगे, एक प्रेजेंट के लिए और एक प्रपोज्ड के लिए। आपको ये चेक करना होगा प्रेजेंट में हम कितना कमा रहे हैं और प्रपोजल में ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद हम कितना कमाएंगे, दोनों में प्रॉफिट डिफरेंस। बेटा ध्यान दे लो। और इंक्रीमेंटल अप्रोच में हम क्या करेंगे, दो कॉलम ना बना के एक सिंगल कॉलम बनाएंगे और ये देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? इसके लिए हमें डिफरेंस कैलकुलेशन करनी होगी। सेल्स कितनी बढ़ेगी ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद, खर्चे कितने बढ़ेंगे, बैड डेट्स कितना बढ़ेगा, डिस्काउंट एडमिन एक्सपेंसेस कितने बढ़ेंगे, सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया इंक्रीमेंटल मेथड, ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास टोटल अमाउंट हो। बिना टोटल अमाउंट के यू कांट कैलकुलेट चेंजेस। आप इंक्रीज इन सेल्स कैसे निकालोगे जब आपके पास प्रेजेंट सेल हो और प्रपोज सेल? आप वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कैसे निकालोगे जब प्रेजेंट हो और प्रपोज्ड हो? तो आपको नहीं चाहते हुए भी सेकंड मेथड में टोटल अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो ही आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो बेटर ये है कि फिर टोटल मेथड ही यूज कर लो। जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना ही है तो टोटल मेथड यूज करके भी फिर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं।
हालांकि क्वेश्चन में बोलता नहीं है कौन सा मेथड यूज कर रहा है, चॉइस इज योर्स। टोटल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, इंक्रीमेंटल। मैं कुछ क्वेश्चन टोटल मेथड से कराऊंगा, कुछ इंक्रीमेंटल से करा दूंगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक वर्किंग नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, calculation of investment in debtors. Calculation of investment in debtors. डेटर्स में हमारा कितना कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, डेटर्स में हमारा कितना कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप सेल प्राइस पर भी कर सकते हो और कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हो, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकली कॉस्ट प्राइस बेटर होता है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जानना चाहते हैं, कितना पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, तो कॉस्ट प्राइस टेक्निकली बेटर होता है। अगर सेल प्राइस पे निकालना है तो क्या करना है आपको, क्रेडिट सेल्स लेनी है। बेटा कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, बार बार नहीं बोलना पड़े, ध्यान दे लो। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड से अपॉन नंबर ऑफ डेज और मंथ्स। सेम फॉर्मूला है जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था। इससे हमारे पास डेटर्स की इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल में 24 लाख की क्रेडिट सेल है और हम 1 महीने का उधार देते हैं, 1 महीने का उधार देते हैं, तो इसका मतलब हमारे डेटर्स कितने क्रिएट होते हैं, 2 लाख क्रिएट होते हैं। और ये जो डेटर्स 2 लाख क्रिएट होते हैं वो कितने पीरियड के लिए क्रिएट होते हैं, नहीं, परमानेंट। परमानेंट ये 2 लाख के डेटर्स रहेंगे क्योंकि रोटेट होते रहेंगे। आपने सेल करी आज, पैसा मिल जाएगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पूरे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर वापस सेल करेंगे 2 लाख मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो 2 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये 1 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल का इन्वेस्टमेंट है। ये हम वर्किंग कैपिटल में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैं बता चुका हूं। जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल में वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, बस वो क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। तो ये 2 लाख हमने उधार दिया 1 महीने का, 1 महीने बाद जब वापस मिलेगा क्या करेंगे, वापस उधार देंगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये 2 लाख परमानेंट इन्वेस्टमेंट है पूरे साल के लिए। इस 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करने से हम पूरे साल में कितनी क्रेडिट सेल कर सकते हैं, 24 लाख। क्लियर है चीज। इसे कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लेना होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। फॉर्मूला वही है, इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड अपॉन नंबर ऑफ डेज और मंथ्स। फॉर्मूला वही है, बस एक में सेल प्राइस लेना है, एक में कॉस्ट प्राइस लेना है। नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। मैंने आपको बताया टेक्निकली कॉस्ट प्राइस इज बेटर क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल। अब इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद इस पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया डेटर्स में उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे बेटा। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है इन डेटर्स में उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो भी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेट एप्लीकेबल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, ये रेट इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है, ये रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रेट हो सकती है, ये रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट हो सकती है, ये रेट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट हो सकती है, तो क्वेश्चन में इन सब में से कुछ भी गिवन हो सकता है और इन सब का मतलब एक ही है बेटा, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, ये एक ही है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रेट बोलते हैं, जो हमें अर्न करनी है कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो चाहे क्वेश्चन में मिनिमम रेट हो, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हो, इन सबका यूज वही है। क्लियर है चीज सबको? बेटा क्वेश्चन में क्रेडिट टर्म आपको गिवन होगा, क्रेडिट टर्म। बेटा जब कोई सेलर सेल करता है, उधार सेल करता है, तो वो बायर को अपनी क्रेडिट टर्म बताता है, जिसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है बायर को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है। और इसकी एक लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेलर ने बायर को क्रेडिट टर्म दी 210 नेट 30, ये क्रेडिट टर्म है बेटा, 2/10 नेट 30। अब ये क्रेडिट टर्म क्या बताती है, समझना इस चीज को। ये क्रेडिट टर्म बताती है कि इफ कस्टमर पेड विद इन 10 days, then he get discount of 2%, otherwise he can paid in maximum 30 days। ये क्रेडिट टर्म का मतलब है। तो कस्टमर को क्रेडिट टर्म दी सप्लायर ने 2/10 नेट 30, तो इसका मतलब क्या है, उसने ऑफर किया है कस्टमर को, भैया 10 दिन में दे दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, और नहीं तो आप मैक्सिमम कितने दिन में दे सकते हो, 30 दिन में दे सकते हो, 10 दिन बाद कोई डिस्काउंट नहीं, मैक्सिमम पीरियड इज 30 days। ये क्रेडिट टर्म होती है, ये एग्जांपल है केवल। अगर यहां पर क्रेडिट टर्म ये होती 3/15 नेट 45, क्या मतलब होता है इसका, बिल्कुल 15 दिन में 3% डिस्काउंट मिलेगा पेमेंट करने पर, नहीं तो मैक्सिमम पीरियड है 45 दिन। ठीक है, ये क्रेडिट टर्म होती है। अगर क्रेडिट टर्म होती 7 दिन में दोगे 2.5% डिस्काउंट, नहीं तो मैक्सिमम 40 दिन। क्लियर है ना सबको ये क्रेडिट टर्म? तो बेटा आप इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बुक निकाल लीजिए सब लोग। हाँ जी, पेज नंबर 10.71 क्वेश्चन नंबर 1, 10.71 पे क्वेश्चन नंबर 1। बुक होगी नहीं आप लोगों के पास, कईयों के पास, जिसके पास नहीं है फोटो खींच लो फटाफट।
फोटो खींच लीजिए क्योंकि बार बार देखने में प्रॉब्लम होगी। फोटो खींच लीजिए। पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान दीजिए अभी। हाँ जी, ध्यान दो। बेटा बात हो गई पूरी, चालू करें। A trader whose current sale are in the region of 6 lakh per annum and an average collection period of 30 days wants to pursue a more liberal policy to improve sales. A study made by management consultant reveals the following information. Credit policy है A, B, C, D. इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड है 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज। इससे इंक्रीज इन सेल्स क्या होगा वो दे रखा है। और प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड, डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड मतलब बेड डेट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25, जिसमें वेरिएबल है 2, तो 25 पैसे क्या हो जाएगा फिक्स। करंट बेड डेट्स लॉसेज है 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 20%। रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इससे क्या निकलेगी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकलेगी। अज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी है, एक ट्रेडर है जो अभी कितनी सेल कर रहा है, 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की सेल कर रहा है, और उसका क्रेडिट पीरियड क्या है, 30 दिन। ध्यान देना सब लोग, 30 दिन है क्रेडिट पीरियड, यानी 30 दिन की उधार देता है वो। अब वो क्या करना चाहता है, वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल करना चाह रहा है, थोड़ी सी छूट देना चाह रहा है। उद्देश्य क्या है, सेल को बढ़ाना। तो 4 पॉलिसी है इसके पास, ए, बी, सी और डी, 4 पॉलिसी है। इन चारों पॉलिसी में क्या होगा, अगर हम क्रेडिट पीरियड को 10 दिन बढ़ा देते हैं तो सेल 30,000 से बढ़ जाएगी, लेकिन बेड डेट्स कितना हो जाएगा, 1.5%। बी पॉलिसी में अगर हम क्रेडिट पीरियड 20 दिन बढ़ा देते हैं तो सेल 48,000 बढ़ जाएगी, 2% बेड डेट्स होगा। सी पॉलिसी में 30 डेज अगर हम पीरियड बढ़ा देते हैं तो सेल 75 डेज से 75,000 से बढ़ जाएगी, बेड डेट्स होगा 3%। डी पॉलिसी में 45 डेज अगर हम बढ़ा देते हैं तो सेल्स 90,000 बढ़ जाएगी, बेड डेट्स होगा 4%। अब आपको सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, बेड डेट्स लॉसेस प्रेजेंट के दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न 20% दी हुई है। 360 दिन लेते हुए आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। इस क्वेश्चन को हम टोटल मेथड से सॉल्व करेंगे, और टोटल मेथड से अगर हम करते हैं तो एक तो प्रेजेंट का कॉलम बनेगा, और 4 पॉलिसी हैं तो 4 पॉलिसी के कॉलम बनेंगे, यानी टोटल 5 कॉलम अमाउंट के, एक पर्टिकुलर्स का 6 कॉलम बनेंगे। चलिए बनाइए। बेटा प्लीज बात दें इधर। प्रेजेंट में क्रेडिट पीरियड है 30 दिन, ए में 10 दिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 दिन। बी में 20 दिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 दिन। सी में 30 दिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 60 दिन।
और डी में 45 दिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 75 दिन। ये क्रेडिट पीरियड हो जाएगा चारों पॉलिसी में। सेल यूनिट्स, पहले सेल यूनिट्स निकाल लीजिए। प्रेजेंट में सेल कितनी है, और पर यूनिट अगर 3 है तो कितनी यूनिट है, बेटा पॉलिसी ए में सेल कितनी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 लाख। सेल प्राइस पर यूनिट है ना, तो अगर 6,30,000 सेल है तो यूनिट कितनी हो जाएगी, बी में कितनी सेल बढ़ेगी, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, सी में कितनी बढ़ेगी, और डी में कितनी बढ़ेगी, 90,000। बोलो इसमें कोई डाउट। सेल प्रेजेंट में 6 लाख है, ए में 30 बढ़ के हो जाएगी 36, बी में 48 बढ़ के 648, प्रेजेंट से होगा ये सब। सी में 75,000 अगर बढ़ जाएगी तो 675 हो जाएगी, और डी में 90,000 बढ़ेगी तो 690 हो जाएगी। कोई डाउट इसमें। यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया 3 रुपीज से डिवाइड करके, क्योंकि 3 रुपीज सेल प्राइस है। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2 है ना, तो प्रेजेंट में कितना होएगा, ए में कितना हो जाएगा, बी में कितना हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया 2 रुपए के हिसाब से। कोई डाउट इसमें किसी को। नाउ फिक्स कॉस्ट 0.25 के हिसाब की, क्योंकि ध्यान दीजिए इसने कहा है एवरेज कॉस्ट कितनी है 2.25, जिसमें वेरिएबल 2 है। अगर 2.25 में वेरिएबल 2 है तो फिक्स कितनी हो गई, इसका मतलब 0.25। क्लियर है चीज सबको। तो कितनी आएगी यहां पे, ए में कितनी हो जाएगी, यही आशा थी मेरे को आप लोगों से। पर यूनिट डाल दिया इसको भी, फिक्स को भी आपने क्या करा, पर यूनिट डाल दिया। फिर वेरिएबल में और फिक्स में फर्क क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट जो प्रेजेंट में टोटल है वो हमेशा उतनी ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट में 0.25 पर यूनिट है, 2 लाख यूनिट पे 50,000 है, और फिक्स कॉस्ट सेम ही रहती है बेटा। अगर इसको चेंज करना ही होता तो फिर वेरिएबल को अलग क्यों करते फिर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेस करिए बेटा जीपी, 150, 160, 1
166, 175, 180, ये जीपी आ गया। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, ध्यान रखिएगा बेटा, जब तक स्पेशली कुछ ना बोले। नाउ जीपी में से लेस करेंगे बेटा बेड डेट्स। बेड डेट्स प्रेजेंट में कितना है, किसका 1%, सेल्स पे निकलेगा, वेरी गुड, सेल्स पे। पॉलिसी ए में कितना हो जाएगा, 1.5%, यानी बी में 648,000 का 2%, इधर 675 का कितना परसेंट, 3%, और इधर 690 का 4%, 27,650। क्या क्वेश्चन में एडमिन एक्सपेंसेस है, नहीं। क्या डिस्काउंट है, नहीं। लेकिन एक चीज है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ये बताओ बेटा, डेटर्स की कैलकुलेशन कॉस्ट पे करोगे या सेल प्राइस पे? और अगर कॉस्ट पे करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है यहां पर? ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। करिए, 450 का 30 दिन का 20%, 4,50,000 बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 30 दिन का पीरियड है और 20% रेट है। यहां पर 470 का 40 दिन, और 20% कितना होएगा, 10,444। यहां पर 482 50 दिन 20%, 13389। यहां पर 5 लाख का 60 दिन और 20%, 1,667। और इधर 5,10,000 का 75 दिन और 20%, नोट नंबर 2 इंटरेस्ट के लिए ना, 1 और 2 को मैंने मर्ज कर दिया ना, डेटर्स निकाल के डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दिया ना। हाँ जी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बेटा पहले में नेट प्रॉफिट 36,500, दूसरे का नेट प्रॉफिट 1311,
140106। थर्ड वाले का 1386। बताइए बेटा कौन सी पॉलिसी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है? ए में। तो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन? इन पॉलिसी ए net profit is higher, so credit period shall be increased by 10 days, which will increase net profit by कितना नेट प्रॉफिट बढ़ा देगा ये? बीसीडी में क्या हो रहा है? बीसीडी में तो कम हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर हम अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ा देते हैं 10 दिन तो उससे थोड़ी सी सेल बढ़ेगी और उससे हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें पॉलिसी ए पर जाना चाहिए और अपने क्रेडिट पीरियड को 10 दिन बढ़ाना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट। बताइए कैलकुलेशन क्लियर है? बड़ी इजी कैलकुलेशन है, कोई खास इसमें हर क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन चलेगी। क्लियर है सबको? कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ऑनलाइन बच्चों ये क्लियर हो गया सबको? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डेटर वापस समझ लो बेटा कुणाल। जैसे मेरे डेटर, मेरी क्रेडिट सेल है 6 लाख, लेकिन इसकी मेरी कॉस्ट है 450। तो पहले तो ये डिसाइड करो मुझे सेल प्राइस पे निकालना है कि कॉस्ट प्राइस पे। टेक्निकली कॉस्ट प्राइस बेटर होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको जानना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने पीरियड के लिए उधार देना है, डीसीपी यानी कलेक्शन पीरियड अपॉन नंबर ऑफ डेज और मंथ, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। ठीक है, और फिर जो भी रेट है वो अप्लाई कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा उससे। ठीक है कुणाल? वी फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 है और मैं 30 दिन की उधार दे रहा हूं, तो इससे डेटर्स आ जाएंगे। ये डेटर की अमाउंट आ गई। अब इसमें मैं रेट अप्लाई कर दूंगा 20%, तो ये मेरा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, नहीं मैं करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। XYZ कंपनी considering relaxing its present policy and is in the process of evaluating 2 proposed policies। बेटा एक कंपनी है जो क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहती है और 2 पॉलिसी को इवेल्युएट कर रही है। करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 50 लाख। प्रेजेंट में फर्म की सेल है 50 लाख। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है 4 टाइम्स। बेटा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर यानी वेलोसिटी पीरियड है ये।
टर्नओवर पीरियड या वेलोसिटी पीरियड, ये किस काम आएंगे हमारे? इससे हम क्रेडिट पीरियड निकाल सकते हैं। टर्नओवर रेशियो है ये बेटा। अगर आपको ध्यान हो, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ये होता है। तो इससे टर्नओवर आ गया, और इस टर्नओवर से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी पीरियड, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन टर्नओवर रेशियो। अगर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है तो इसका मतलब वेलोसिटी पीरियड क्या होगा? 3 महीना। यानी हम कितने महीने की उधार देते हैं? 3 महीने की। क्लियर है ये चीज सबको? तो आपको टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स। करंट लेवल में बैड डेट्स लॉस कितना है? 1,50,000, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 25%। वही कॉस्ट निकालने में काम आएगा। कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ द सेल प्राइस। अब आपको इंफॉर्मेशन दी हुई और बताना है विच ऑप्शन इज बेटर। प्रेजेंट पॉलिसी में आपको सेल दे रखी है, टर्नओवर रेशियो दिया है और बैड डेट्स दे रखे हैं। पॉलिसी 1 में भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है, और पॉलिसी 2 में भी ये इंफॉर्मेशन, इसको पॉलिसी 2 कर लेना। पॉलिसी 2 में भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है बेटा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितने कॉलम बनेंगे इसमें? पर्टिकुलर के साथ 3 कॉलम, पर्टिकुलर के साथ 3 कॉलम बन जाएंगे ना। प्रेजेंट, पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2। हाँ वकुल, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, वो तो एवरेज डेटर आ जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। बेटा ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले सेल्स, प्रेजेंट में सेल कितनी है? 50 लाख। 1 में कितनी हो जाएगी? और 2 में कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट 70% बेटा, 35 लाख, 42 लाख, और इसका 47.25 लाख। बेटा फिक्स कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो यही जीपी हो गया। 15 लाख, 18 लाख और 20.25 लाख। माइनस बेड डेट्स। बेटा प्रेजेंट में बेड डेट्स कितने हैं? 1.5 लाख। पॉलिसी 1 में कितने हो जाएंगे? और पॉलिसी 2 में कितने हो जाएंगे? 4,50,000। ये बेड डेट्स दिए हुए हैं आपको। डिस्काउंट है क्या? नहीं, डिस्काउंट नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस भी नहीं है। अब आपको केवल एक चीज निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। बेटा किस पे निकालोगे? सेल प्राइस पे या कॉस्ट पे? कॉस्ट ये है, दिस इज योर कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो है नहीं। 35 लाख। बेटा प्रेजेंट की कॉस्ट क्या है? 35 लाख। और हम कितने पीरियड की उधार देते हैं? तो टर्नओवर रेशियो है 4, तो 3 महीने की उधार देते हैं। 3 महीने की उधार देते हैं, या फिर डिवाइड बाई टर्नओवर रेशियो कर दो तो वो डेटर का अमाउंट आ जाएगा।
और रेट क्या, रेट रेट है 25%। पॉलिसी वन की कॉस्ट ऑफ सेल है 42 लाख और इसका टर्नओवर रेशियो कितना है 3 टाइम्स, तो 4 महीने हो जाएगा। 4/12 कर दो, 3 है ना टर्नओवर रेशियो, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 महीने आ जाएगा। और रेट है 25%। यस, कोई डाउट इसमें 4/12 में किसी को? अब बेटा पॉलिसी 2 में टर्नओवर रेशियो क्या है 2.4, तो 12 डिवाइड बाई 2.5 करो, 5 महीने का पीरियड हो गया, तो 5/12 इंटू 25%, 4921। नेट प्रॉफिट बेटा 1131,250। ये बताइए कौन सी पॉलिसी का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है? फर्स्ट का ज्यादा आ रहा है। फर्स्ट का ज्यादा आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन? पॉलिसी वन, अरे ध्यान दीजिए, पॉलिसी वन इज गिविंग हायर प्रॉफिट, सो क्रेडिट पीरियड shall be increased from 3 months to 4 months। बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में क्रेडिट पीरियड 3 महीना है और पॉलिसी वन में कितना है 4 महीना, तो हमें पॉलिसी को, क्रेडिट पॉलिसी को 3 महीने से 4 महीना करना पड़ेगा। इट विल increase net profit by कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा इसमें। बोलिए इसमें किसको डाउट है? कैलकुलेशन क्लियर हो गई? ऑनलाइन बच्चों क्लियर है कैलकुलेशन सबको? टाइम पीरियड बेटा टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है डेटर का, डेटर का टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपको 4 टाइम्स। और बेटा वेलोसिटी पीरियड निकाल सकते हैं, तो रेशियो में पड़ा हुआ है नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो ये आ जाएगा 3 मंथ। पॉलिसी वन में 4 मंथ्स, पॉलिसी 2 में 5 मंथ्स। ठीक है कुणाल? टर्नओवर रेशियो से हम वेलोसिटी पीरियड निकाल सकते हैं।
अंचित, यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है वो सेल जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, और यहां पर वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ही है, क्योंकि यहां डिटेल तो होती नहीं है, इस यहां पर डिटेल नहीं है, तो उसी को मानेंगे अपन। मैंने लिखवाया भी था फॉर्मेट में आपको, मैंने देखो फॉर्मेट कल जो फॉर्मेट बनाया था उसमें लिखवाया भी था। ये देखो मैंने लिखवाया भी था, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये जो बाकी खर्चे हैं बेटा, बाकी खर्चे ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होते हैं, ये अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है अर्चित? होमवर्क होमवर्क 8, 8 और 10, 8 और 10 है, 8 और 10 होमवर्क।